चलिए देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 10 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें हम पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव और उसके बाद देखेंगे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। प्रस्तावना के बारे में देखें। सूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञान तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव हैं। और क्लास 11 में आपने जीवित जीवों के में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या आपको याद है कि जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं और वे कौन से जीव है जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शीय माना जाए। और सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं और यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। और जहाँ किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के अंदर गहराई तक, और जहाँ ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ हो, और मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। और सूक्ष्म जीव विविध रूपांतरी प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों से होते हैं। और विषाणु, विरायड तथा प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक है। और कुछ सूक्ष्म जीवियों को चित्र 10.1 और 10.2 में दिखाया गया है। बीजाणु तथा अधिकांश कवकों के समान इन सूक्ष्म जीवियों को पोषक मीडिया माध्यमों पर उगाया जा सकता है, और ताकि वृद्धि कर यह कॉलोनी का रूप ले ले और उन्हें नग्न नेत्रों से देखा जा सकता है। इसे 10.3 में है। और ऐसे संवर्धन जन सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन के दौरान काफ़ी लाभदायक होते हैं। यहाँ चित्र में दिया गया 10.1 में चित्र में दिया गया है तो जीवाणु के बारे में दिया गया है, यानी बैक्टीरिया के बारे में। अ वाले चित्र में है डंडाकार है ये, और उसके बाद ब वाले में गोलाकार है, और स में कसाभिक प्रदर्शित करते हुए 50,000 एक्स आवर्धित डंडाकार बैक्टीरिया है। उसके बाद 10.2 में जो दिया गया है विषाणु के बारे में, ये अ वाले में जीवाणु भोजी है। ब में एडिनो वायरस जो श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है। असम में डंडाकार टेबको मोजेक वायरस है जो 1 लाख से 15 लाख तक आवर्धित है। उसके बाद 10.3 में जो चित्र दिया गया है, अ में पैट्री प्लेट में वृद्धि कर रही जीवाणुओं की कॉलोनी है, और ब में पैट्री प्लेटों में वृद्धि कर रही कवकीय कॉलोनी है। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, और ये पशु तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सूक्ष्म जीव हानिप्रद है। अधिकांशतः सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार के लाभदायक हैं, और मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीव के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान पर निम्नलिखित पृष्ठ में चर्चा की गई है। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव देखें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। और सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB कहते हैं, और दूध में वृद्धि करते हैं और उससे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पाद करता है जो दुग्ध प्रोटीन को संकलित तथा आंशिक रूप में पचा देता है, और दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। और इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं, और यह परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषक संबंधित गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है, और हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। चावल दाल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग सोडा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा कणवित होता है। इस आटे की फूली उबली शख्स CO2 गैस के उत्पादन के कारण होते हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपापचयी पथ CO2 के निर्माण में कार्य करता है? क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए यह बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? और ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा
जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें बेकर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी सैक्रोमाइसिड सेरिवेस का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवियों द्वारा कण्वित कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी है और इससे तार वृक्ष के तने के स्राव को कण्वित कराकर तैयार किया जाता है। और सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कण्विक मत्स्य यानी मछली, सोयाबीन तथा बांस प्ररोह आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है और इसके तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं और विशेष सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए स्वीच चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनिबैक्टीरियम नुसार में नाही नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होता है। और क्योफोर्ड चीज एक विशेष प्रकार के कवक वृद्धि से परिपक्व होते हैं जिससे विशेष सुगंध आने लगती है। उसके बाद औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव के देखें, यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है और जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। मायद पेय तथा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है जिसे फर्मेंटर या किण्वन कहते हैं। किण्वन पेय देखें, सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, व्हिस्की और ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जा रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहीं ईस्ट सैक्रोमाइसिन सेरिवेस यानी जो सामान्यतः ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने तथा मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथानॉल उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। क्या आपको वे उपपचयी अभिक्रिया याद है जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट द्वारा एथानॉल उत्पादन होता है, विभिन्न प्रकार के अल्कोहली पेय की प्राप्ति होती है और किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन यानी आश्रवन अथवा उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आश्रवन के, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वन रस के आश्रवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। और किण्वन षड्यंत्र यानी प्लांट का फोटोग्राफ चित्र 10.5 में दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद प्रतिजैविक के बारे में देखें, यानी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के बारे में देखें। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिकों का उत्पाद 20वीं शताब्दी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खिलाफ तथा बायो का अर्थ है जीवन और दोनों के मिला देने से इसका अर्थ होता है जीवन के खिलाफ हुआ, यानी रोग जो जीवों के उत्पादन होते हैं और उनके संदर्भ में, और जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और यह अन्य यानी रोगों उत्पन्न करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। और आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित ही है। और क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा थी और उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे हैं उनमें एक बिना धूली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया है और जिस कारण स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर सका। और उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलियम नोटेटम
नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है और इस कारण इसका नाम उन्हें पेनिसिलिन रखा। और यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की और इन एंटीबायोटिकों का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। और उसके बाद फ्लेमिंग, चेन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उसके बाद पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवियों से अन्य एंटीबायोटिकों को भी परिशुद्ध किया गया। और क्या आप कुछ अन्य प्रतिजीवियों यानी एंटीबायोटिकों के नाम तथा उनके स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? प्लेग, काली खांसी, थिपेरिया यानी गलघोटू और लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जैसे भयंकर रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरते हैं। और उनके उपचार के लिए एंटीबायोटिकों ने हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। और आज हम एंटीबायोटिकों से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके बाद रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु के बारे में देखें। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादों के कारण सिट्रिक अम्ल का एस्परजिलस नाइगर यानी एक कवक है और एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाइड यानी जीवाणु। उसके बाद ब्यूटेरिक अम्ल का क्लोरोस्ट्रेडियम बायोटाइकिलम यानी एक जीवाणु तथा लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस आदि है। और एथाइनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एस्ट का प्रयोग किया जाता है और लाइपेज का उपयोग अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों के तेल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। और आपने अवश्य देखा होगा कि जब आप बाजार से खरीद कर फल रस की जो बोतल लाते हैं और उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई देता है। पेक्टिनेजीज तथा प्रोटीएजीज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वस्थ एवं साफ होता है। और उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु यानी बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। और इसका प्रयोग उन रोगों में रक्तवाहिकाओं के थक्का हटाने में यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है और हृदयाघात के अग्र मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। और जब जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए है और इसका उपयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधन कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। और इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। और उसके बाद मोनास्कर पर्यूरियस एस्ट के उत्पन्न इन एस्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्पादित एंजाइम स्पर्धा संदमन यानी निरोधन की तरह किया जाता है। उसके बाद वाहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव के देखें तो हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल की एक बड़ी मात्रा जनित होती है। और इसका अर्थ जल के प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। और नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल यानी सीवेज भी कहते हैं। और इससे कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इसमें जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। और आपको आश्चर्य होता होगा कि बहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटाना कैसे होता होगा। और इससे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों झरनों में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों। अतः विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र के लिए किया जाता है ताकि वह प्रदूषित मुक्त हो जाए। और व्यर्थ जल का उपचार
पर पोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं, और यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों से संपन्न किया जाता है। प्राथमिक उपचार है। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन तथा अवसादन यानी सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग कर दिया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमित निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद शीतबालोष्कम यानी ग्रेट मृदा तथा छोटे गुटिकाओं फेवल को अवसाद द्वारा निष्कासित किया जाता है, और सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक यानी स्लज के नीचे बैठे कण हैं वह और प्लावी यानी सुपरनेटेंट बहिस्राव यानी इन्फ्लुएंट का निर्माण करता है, और बहिस्राव को प्राथमिक निःसादन यानी सेटलिंग टैंक के द्वितीयक उपचार के लिए लाया जाता है। उसके बाद द्वितीयक उपचार अथवा जीव वैज्ञानिक उपचार देखें। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है और यहाँ यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि उर्वरक यानी कर्णकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसे संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है, और वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव के उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों को खपत करता है, और यह बहिस्राव के BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है, और BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देते हैं। और बाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक BOD घट न जाए, और जल के एक नमूने में सूक्ष्मजीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन BOD परीक्षण से किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही BOD है, और जब व्यर्थ जल का BOD अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का BOD पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिस्राव को निःसादन यानी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, और जहाँ जीवाणुओं झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं, और यह अवसाद सक्रिय आपंक कहलाता है। और सक्रिय आपंक के छोटे से भाग को पीछे वायवीय टैंक में पंप करते हैं, और यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करते हैं, और आपंक का बचा खुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, और जिससे अवायवीय आपंक संपाचित्र यानी एनारोबिक सर्ट डाइजेस्टर कहते हैं। और यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो वायवीय रूप से वृद्धि करते हैं वे आपंक में उपस्थित जीवाणु तथा कवकों का पाचन कर लेती है, और पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, और यह गैस बायोगैस का निर्माण करते हैं। चूँकि यह ज्वलनशील होते हैं और इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिए जाते हैं, और वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र जैसे चित्र में 10.7 में ये दिखाया गया है यहाँ पे। और उसके बाद द्वितीयक उपचार प्लांट से छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवी प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, और आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई औद्योगिक वाहित मल के सूक्ष्मजीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई है। और आप जानते ही हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है, और अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने में इन उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई, और इसलिए उपचारित वाहित मल के सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों को संख्या बढ़ रही है। पर्यावरण तथा
तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। और इस योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने के प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके और आप अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वाहित मल उपचार संयंत्र में पाए जाएं और जो अत्यंत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा। और उसके बाद बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव के देखें तो बायोगैस एक प्रकार के गैस है जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है, उसका ये मिश्रण है और जो सूक्ष्म जीवीय सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपचयन के दौरान सूक्ष्मजीवी जीव किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं और जो गैस उत्पन्न होते हैं वह इन सूक्ष्मजीवियों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होती है। और उपयुक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्व, पनीर निर्माण तथा पेयों का उत्पादन में CO2 गैस की मुख्य रूप से उत्पादन होती है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजेज पदार्थों का अवायवीय रूप से उगते हैं और वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करती है। और सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजेन कहते हैं और इनमें सामान्य जीवाणु मीथेनोबैक्टीरियम है। और ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु सामान्यतः आयुर्वीय गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं और जिनका वर्णन वाहित मल उपचार में पहले किया गया है। और यह जीवाणु पशुओं के रुमेन यानी प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं और रुमेन में सेल्यूलोजेज पदार्थ की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है और रुमेन में यह जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायता होती है और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेल्यूलोज को हम मानव भी चबाने के योग्य हैं। और इस प्रकार पशुओं के मल यानी डंग उनमें जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं, यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में उत्पादों की सेल्यूलोज व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होती है। अतः इनका उपयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिससे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस संयंत्र एक टैंक यानी जिसमें 10 से 15 फीट गहरा होता है और जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर के अस्तरी भरी जाती है। और कर्दम यानी अस्तरी के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है और सूक्ष्मजीव सक्रियता के कारण टैंक से गैस बनाती है और जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। और बायोगैस संयंत्र के एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है और इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई कर्मक यानी अस्तरक दूसरे निकास द्वारा से बाहर निकाल दी जाती है और इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है और जहां पशुओं का पाला जाता है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस संयंत्रों यानी प्लांट्स को अधिक बनाया जाता है। और उत्पाद बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने के लिए किया जाता है। बायोगैस संयंत्र चित्र 10.8 में दिखाया गया है। और भारत में बायोगैस उत्पाद की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप है हुआ। और यदि आप विद्यालय किसी गांव अथवा गांव के आसपास स्थित हैं तो इसका पता लगाइए, बायोगैस संयंत्र को देखे जाएं और जो लोग इसके प्रबंधन से जुड़े हैं उन लोगों से मिले और आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद जैव नियंत्रण कारण के रूप में सूक्ष्म जीव के बारे में देखें। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। और आधुनिक समाज में यह समस्याएं रासायनिक कीटनाशियों तथा अनुपीड़क नाशियों के बहुत बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता में नियंत्रित की जाती है। और यह रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक है। ये पर्यावरण यानी मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करते तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर
पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण देखें। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है और ऑर्गेनिक फार्मर यानी कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होगी वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्मर यानी कृषक एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं, और उन्मूलित न हो वे, इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित तथा कंपायनमान परिस्थितिकी तंत्र के भीतर संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक परागगत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभदायक तथा हानिप्रद बागवानी जीवों के रासायनिक प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। और जैव नियंत्रण एक प्रकार के समग्रतात्मक दृष्टिकोण है जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है और खेत प्राणी जात यानी फौना तथा पेड़ों पौधे यानी फौना फ्लोरा का निर्माण करते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मर में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। और उदाहरण के लिए जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया है, उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि वांछनीय भी है और इसके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो पीड़कों पर अपने पोषक अथवा भोजन के लिए आश्रित है। और इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा कीटनाशकों पर हमारी जो आश्रित है वह काफी हद तक घट जाएगी। और जीव विज्ञान फार्मिंग के उपागम यानी प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीव के रूपों में परिचित होगा। और उदाहरण के लिए खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया है। और यह सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में सहायता होती है। जाना पहचाना भृंग यानी बीटल, जिन पर लाल तथा काली धारियां पाई जाती है, तथा व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभदायक है। और परंतु जहाँ तक सूक्ष्म जीवीय जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है वहाँ बैक्टीरिया बेसिलस थ्योरीजिएसिस यानी बहुधा बीटी लिखा जाता है। इसका प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। शुष्क बीजाणु सुगंधीय थैलियों के रूप में उपलब्ध होते हैं और जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है। और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह तथा फल वृक्षों जिनकी पत्ती या कीट लार्वा द्वारा खा ली जाती है उस पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकालता है और वह लार्वा की मृत्यु हो जाती है। जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों की हानि नहीं पहुंचाता। लगभग पिछले दशक के आनुवांशिक अभियांत्रिक की विधियों के विकास में वैज्ञानिक बेसिलस एओरेनजिएंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सकते हैं और ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक है। बीटी कॉटन का इसका एक उदाहरण है जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों ने उत्पादन किया है और इसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी अध्याय हम 12 में देखेंगे। और जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोग के उपचार में किया जाता है। और ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिकीय तंत्र के सामान्य रूप में पाया जाता है और यह बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। और उसके बाद बैक्यूलोरवा एरेसिस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधि पादपों यानी आर्थ्रोपोडों पर हमला करते हैं और अधिकांश बैक्यूवायरेसिस
वैक्यूलोरवार्सेस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह से किए जाते हैं वे न्यूक्लियोप्लीहिड्रोसिस वायरस जिन्स के अंतर्गत पाए जाते हैं और यह विषाणु प्रजाति विशेष संकर स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं और ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों स्तनधारियों पक्षियों मछलियों तथा यहाँ तक कि लक्ष्य विहीन कीट पर भी किसी प्रकार के हानिकारक प्रभाव नहीं होता और यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए ताकि समकालीन पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम की सहायता हो सके अथवा जब संपूर्ण परिस्थितियां सुग्रहित क्षेत्र का उपचार हो। उसके बाद जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव के देखें तो आज के तौर तरीके के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है और कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग इस वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन की खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जाता है और जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा को पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं और उसके बाद लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा और इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं और पादप इसका प्रयोग पोषक के रूप में करते हैं। और अन्य जीवाणु जैसे के उदाहरण है इसके एजोस्पाइरिलियम तथा एजोबैक्टर है और मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं ये और यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं और इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। और कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध यानी माइकोराइजा स्थापित करते हैं और ग्लोमस जीनस में बहुत से सदस्य माइकोराइज बनाते हैं और इस संयोग से कवकीय सहजीव मृदा के फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं और ऐसे संबंधों में युग्म पादप कई अन्य लाभ जैसे मूलवा टोड रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि संयोजन के कवक का क्या लाभ प्राप्त होते हैं। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया एनोसॉपोसी सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं और इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकृत कर सकते हैं जैसे एनाबीना नॉसटॉक और उसके बाद असीलेटोरिया आदि हैं। और धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं और नील हरित शैवाल भी मृदा के कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है और किसान अपने खेतों में लगातार इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और इससे मृदा पोषक की भी भरपाई तथा रसायन उर्वरकों पर आश्रित भी कम हो रहे हैं। सारांश देखें तो सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। सभी सूक्ष्म जीव रोगजनकीय नहीं होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक होते हैं। उसके बाद हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों का तथा सूक्ष्मजीवी व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAV दूध से वृद्धि करते हैं जिससे वह दही में बदल जाता है और गीला गूथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है उसका अनुकाण्विक सेक्रोमाइसिस सेरिविसी नामक स्टेव में किया जाता है। और कुछ पकवान जैसे इडली तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीवी द्वारा कण्वित किया गया हो। और जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग पनीर को एक विशेष बनावट स्वाद तथा सुगंध बनाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड एसिटिक एसिड तथा अल्कोहल उत्पन्न करने में भी किया जाता है जिनका प्रयोग उद्योग में अलग अलग संसाधनों में किया जाता है। और प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जैसे
पेनिसिलिन उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है और यह प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करके सूक्ष्म जीवों को मारने में काम करता है और प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया है, काली खांसी है तथा निमोनिया को रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 100 वर्षों से अधिक के समय में से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहित मल यानी व्यर्थ जल का उपचार सक्रिय अपंग यानी अमल निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इससे प्रकृति में जल के पुनःचक्रण में भी सहायता मिलती है। और उसके बाद मिथेनोजेन संयंत्र अपशिष्ट के अवकर्षण के दौरान मीथेन यानी बायोगैस उत्पन्न करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव नियंत्रण विधि द्वारा हानिप्रद पीड़कों को मारने के लिए किया जाता है और जैव नियंत्रण मापन से विषैले कीटनाशकों के प्रयोग में भारी कमी आई है जिनका उपयोग पीड़क नियंत्रण में किया जाता है। और आज समय की मांग है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए और इनके विविध उपयोगों से स्पष्ट हो चुका है कि जिनका प्रयोग मनुष्य कर रहा है। मानव समाज के कल्याण में इन सूक्ष्म जीवियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।